बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सिल्वर मेटल को या सिल्वर वायर को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करें तो कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम कॉपर के रॉड को या कॉपर वायर को सिल्वर आयन के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करें तो रिएक्शन होता है। अब इन दोनों के डिफरेंस को हमने डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों है। इट मीन कि सिल्वर और कॉपर का रिएक्शन उसी सूरत में होता है अगर सिल्वर आयंस की फॉर्म में हो और कॉपर सॉलिड फॉर्म में हो। लेकिन अगर कॉपर आयंस की फॉर्म में हो और सिल्वर सॉलिड फॉर्म में हो तो फिर ये रिएक्शन नहीं होता। ये देखिएगा, सिल्वर मेटल को जब सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है उसे हमने क्यूप्रिक आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया, देयर इज नो रिएक्शन। इस सिचुएशन में कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, लेकिन सिल्वर उसे इलेक्ट्रॉन देने पर तैयार नहीं है। तो ये रिएक्शन उसी सूरत में ही हो सकता है अगर सिल्वर क्यूप्रिक आयन को इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रॉन नहीं देता। देयरफॉर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन a piece of solid silver, either it is in form of silver wire or silver rod, when it is immersed in aqueous solution of copper sulfate, then no reaction takes place. अब इससे कॉन्ट्रेरी देखें, अगर हम सॉलिड कॉपर को, कॉपर वायर को या कॉपर रॉड को सिल्वर आयंस के सॉल्यूशन में डिप करें, अब सिल्वर आयन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और कॉपर उसे इलेक्ट्रॉन दे देता है। देयरफॉर रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जब कॉपर इलेक्ट्रॉन देता है सिल्वर को तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाती है, कॉपर के एटम कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूप्रिक आयंस में और सिल्वर के आयन इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाते हैं सिल्वर एटम में। When a piece of copper metal or copper wire is placed in aqueous solution of silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस मौजूद हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सिल्वर के बहुत सारे साल्ट वाटर सॉल्युबल नहीं होते, लाइक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल है। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस हैं। कॉपर वायर या कॉपर मेटल ये सिल्वर आयंस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। सिल्वर आयंस की रिडक्शन हो जाती है, दे आर कन्वर्टेड टू सिल्वर मेटल एंड दे आर डिपॉजिटेड एट कॉपर वायर। जबकि कॉपर के एटम ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में चले जाते हैं और वो सॉल्यूशन जो सिल्वर नाइट्रेट का था उसी के अंदर अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी बनना शुरू हो गया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसलिए जूं जूं ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता जाएगा। पहले लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर इवन मोर डार्क ब्लू। इसका मतलब ये है कि कॉपर के आयंस सिल्वर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, या यूं कहें कि सिल्वर कॉपर को इलेक्ट्रॉन नहीं देता। लेकिन सिल्वर आयंस को जब जरूरत पड़ती है तो कॉपर उसे इलेक्ट्रॉन दे देता है। इट मीन सिल्वर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है और कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सिल्वर से ज्यादा है। और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब ये दो डिफरेंट टेंडेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन दो रिएक्शन को देख के हमने ये कंक्लूड किया कि क्यूप्रिक आयंस कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल, but silver ions can gain electrons from
solid copper, and we have reached at conclusion. अब हमने ये कंक्लूड किया कि सिल्वर की इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कॉपर से ज़्यादा है. इट हैज़ बीन नाउ कंक्लूडेड दैट टेंडेंसी ऑफ सिल्वर to attract electron or to gain electron is greater than copper, and copper has greater tendency to lose electron than silver. यानी जब भी सिल्वर और कॉपर एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होंगे तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सिल्वर के आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. कॉपर जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसकी ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर के एटम कन्वर्ट हो जाएंगे क्यूप्रिक आयंस में. 1 मोल कॉपर एटम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एंड दे विल फॉर्म 1 मोल ऑफ क्यूप्रिक आयंस. और सिल्वर आयन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेंगे और 1 मोल सिल्वर सॉलिड सिल्वर डिपॉजिट होगी. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए चूंकि यहाँ पर 1 मोल कॉपर से 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये सिल्वर के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी 2 मोल सिल्वर आयंस अगर होंगे तो दे विल अब्जॉर्ब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे विल डिपॉजिट 2 मोल ऑफ सिल्वर मेटल. ओवरऑल रिएक्शन इज दिस वन. Copper is being oxidized to cupric ions and silver ions are being reduced to solid silver. Tendency of an element to lose electron is called oxidation potential, and tendency of an element to gain electron is called reduction potential. From above discussion, we have noted that silver has greater reduction potential than copper. चूंकि सिल्वर में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी सिल्वर से ज़्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर से ज़्यादा है. तो ये बात कंप्लीट हुई. अब एग्जाम्पल देखें कॉपर और जिंक की. कॉपर जब सिल्वर के साथ मुकाबले में था तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन देने पड़े थे. कॉपर सिल्वर से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सका था. कॉपर जब आयंस की फॉर्म में था उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, लेकिन सिल्वर आयन से सिल्वर मेटल से कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन नहीं ले सके थे. लेकिन यही कॉपर जब जिंक के साथ होता है तो फिर इसका रवैया कुछ और है. लेट अस डिस्कस इट. व्हेन अ पीस ऑफ कॉपर metal or copper wire is dipped in aqueous solution of zinc sulfate, then no reaction takes place. जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक के आयंस हैं और हमने जिंक आयंस के सोल्यूशन में कॉपर मेटल को डिप किया. जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन सॉलिड कॉपर जिसने सिल्वर आयन को इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, ये कॉपर अब जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं. या यूं समझ लें कि सिल्वर आयंस ने कॉपर से इलेक्ट्रॉन छीन लिए थे, लेकिन जिंक आयन में इतनी अहलियत नहीं, इतनी ताकत नहीं, वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सका. जिंक के आयन कॉपर को कन्विंस नहीं कर सके कि मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और कॉपर के दिल में भी रहम का ऐसा कोई जज्बा नहीं है कि वो जिंक को इलेक्ट्रॉन दे दे. देयरफॉर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. कॉपर सॉलिड फॉर्म में हो, जिंक आयन की फॉर्म में हो, रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर इससे रिवर्स कर लें देन रिएक्शन विल टेक प्लेस. व्हेन a piece of zinc metal or zinc wire is placed in aqueous solution of copper sulfate, then reaction takes place.
अब जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर के आयंस हैं और कॉपर के आयन पर जब 2 पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे क्यूप्रिक आयन कहते हैं, और कॉपर के आयन पर जब 1 पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे क्यूप्रस आयन कहते हैं। ये हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कॉपर सल्फेट की। ये एक्चुअली क्यूप्रिक सल्फेट है, इसमें कॉपर के आयंस क्यूप्रिक की फॉर्म में हैं। कॉपर के आयंस को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और जिंक ने उसे इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। जब जिंक आयन को ज़रूरत थी कॉपर ने उसे इलेक्ट्रॉन नहीं दिए थे, लेकिन जब कॉपर को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो जिंक ने उसे इलेक्ट्रॉन दे दिए। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहें कि जिंक के आयन कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सके, लेकिन जब कॉपर आयन की फॉर्म में है उसने जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और जिंक आयन की फॉर्म में चला जाएगा सोल्यूशन में। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड लाइक दिस, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ जिंक, metal will lose 2 mole of electron and it will produce 1 mole of zinc ions. And now copper will be reduced, cupric ions will be reduced. They will 1 mole of cupric ion will absorb 2 moles of electron and they will deposit 1 mole of solid copper. और ये सॉलिड कॉपर जिंक वायर या जिंक मेटल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि ये जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं इसमें हमने जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम जिंक टू कॉपर होगा। अब इसमें एक्सटर्नल सर्किट इन्वॉल्व नहीं है। जिंक इलेक्ट्रॉन कॉपर के हवाले कर देता है और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली होता है। देयर इज डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इसलिए ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे किसी काम नहीं आ रहा, हम इससे कोई यूजफुल पर्पस नहीं ले सकते। नाउ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक वायर, cupric ions are reduced, they form copper metal and copper metal is deposited on zinc wire due to reduction of copper sulfate into copper metal. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू था और इसका ब्लू कलर कॉपर आयंस की वजह से था। अब जब क्यूप्रिक आयन रिड्यूस होना शुरू हो गए, इट मीन कि अब सोल्यूशन में कॉपर के आयंस का कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गया है। अलबत्ता अब कॉपर के आयंस को जिंक के आयन रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जिंक के आयन अब सोल्यूशन में जा रहे हैं और कॉपर के आयन सोल्यूशन से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर अब फेड होना शुरू होगा, डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कलरलेस हो जाएगा। जब सारे ही कॉपर के आयन रिड्यूस हो जाएंगे तो इसका मतलब है अब तमाम जिंक कॉपर आयंस को जिंक आयन ने रिप्लेस कर दिया। अब नीचे सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट नहीं जिंक सल्फेट हो गया, तो अब सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। Now blue color of copper sulfate will turn colorless due to reduction of cupric ions into copper metal, and this copper metal is deposited on zinc rod or zinc wire, and cupric ions in solution will be replaced by zinc ion. इस पूरी कहानी का खुलासा ये है कि जिंक के आयन कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। जिंक आयन कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर मेटल, बट cupric ion can gain electrons from zinc metal. Therefore, it is concluded that copper has greater tendency to attract electron than zinc, but zinc has greater tendency to lose electron than copper. तो जब मुकाबला सिल्वर और कॉपर का था तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो हमने कहा था कि सिल्वर के मुकाबले में कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन जिंक के मुकाबले में कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है।
इट मीन, अब ये ओवरऑल रिएक्शन है, जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन एंड कॉपर इज बीइंग, cupric ions are being oxidized to copper metal. Now it is concluded that copper has greater reduction potential than zinc and zinc has greater oxidation potential than copper. इसका मतलब बच्चों ये है कि इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। यानी ऐसा नहीं है कि जिंक हमेशा ही इलेक्ट्रॉन देगा और कॉपर हमेशा ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले हम पढ़ चुके हैं कि कॉपर जिंक को, सिल्वर को इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन जिंक को नहीं देता। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लेने या देने की प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। इट मीन किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑल, इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉपर हैज ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल देन जिंक। अगर जिंक और कॉपर का कंपटीशन हो तो फिर हम कहेंगे कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन अगर कॉपर का कंपैरिजन सिल्वर के साथ हो तो हम कहेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये ऐसे ही है जैसे आप हाथी और चींटी का कंपैरिजन करें तो हम कहते हैं हाथी बड़ा है, चींटी छोटी है, लेकिन अगर हाथी से भी बड़ा कोई जानवर आ जाए तो फिर हाथी भी छोटा पड़ जाएगा। तो किसी चीज का छोटा होना या बड़ा होना ये भी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। किसी का अमीर होना या गरीब होना ये भी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं, ये भी रिलेटिव है। तो किसी का ज़्यादा खूबसूरत होना, किसी का कम खूबसूरत होना ये भी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। इस पूरी यूनिवर्स में एब्सोल्यूट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी सारी ही चीज़ें और सारी ही खूबियाँ रिलेटिव हैं। अल्लाह की ज़ात एब्सोल्यूट है, उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई सानी नहीं। अब ये जो हमने कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये दोनों ही पोटेंशियल एब्सोल्यूट नहीं हैं, ये दोनों ही रिलेटिव हैं। अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चला कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है और रिडक्शन का कितना है? तो पहले तो ये हमें हमारे जहन में होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स इज relative property. Oxidation potential or reduction potential of element is not absolute property, rather it is relative property. यानी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल इट इज नॉट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, यानी आप किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी फाइंड करें, रिडक्शन पोटेंशियल भी फाइंड करें, तो आप नोट करेंगे कि जो वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है वही वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट, अपोजिट है। यानी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है। यानी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन इनके साइन अपोजिट हैं। फॉर एग्जांपल, जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है
लेकिन जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ई के ऊपर ये नॉट का साइन लगाएंगे डिग्री का, नीचे OX लिखेंगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक is 0.76 volt and standard reduction potential of zinc is -0.76 volt। अब कॉपर को देखें, कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इट इज -0.34 वोल्ट और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इससे उलट यानी 0.34 वोल्ट। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखें इन दोनों को अगर कंपेयर करें, कॉपर के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू 0.34 वोल्ट है, लेकिन ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नेगेटिव है। एंड सेम इज केस फॉर जिंक पुट। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि जिस पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया गया हो, यानी किसी भी मेटल को उसके 1 मोलर सोल्यूशन में डिप किया गया हो, ईच मेटल should be dipped in 1 molar solution of its ion, temperature should be 298 Kelvin and pressure should be 1 atmosphere। अब चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसका मतलब है दोनों का बार बार जिक्र करना मुनासिब नहीं है, इनमें से किसी एक की वैल्यू हम आइंदा लेके चलें। अब ये अंडरस्टूड होगा कि उसका जो कॉन्ट्रेरी पोटेंशियल है वो उससे अपोजिट है। इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये अप्रूव किया है कि रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड लिया जाएगा। तो नेक्स्ट तमाम डिस्कशन में हम किसी भी एलिमेंट के सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही डिस्कस करेंगे और ये अंडरस्टूड होगा कि जो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। यानी जब हम कहेंगे कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट है। और जब हम कहेंगे कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है। तो अब फ्यूचर डिस्कशन में हम एलिमेंट्स के सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। इनिशियली हमारी डिस्कशन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पर होगी, लेकिन जाहिर है हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मेंटेन नहीं रखी जा सकती। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, यानी अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, अगर टेम्परेचर 290 केल्विन है, देन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। या अगर आपने मेटल के रॉड को जिस सोल्यूशन में डिप किया है उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, वो 0.5 मोलर है या 1.5 मोलर है, तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली अगर प्रेशर चेंज हो जाए तो भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। तो ये डिफरेंट कंडीशन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पे इफेक्ट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So it is proved now that oxidation potential and reduction potential of elements have same numerical values with opposite sign. Therefore, International Union of Pure and Applied Chemistry has approved that reduction potential should be taken as standard and value of oxidation potential will be determined by multiplying value of reduction potential with -1. इट मीन, अच्छा, किसी भी एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल को हम यूं रिप्रेजेंट करेंगे E0।
सबस्क्रिप्ट में नॉट का साइन और सुपरस्क्रिप्ट में नॉट का साइन और सबस्क्रिप्ट में M+/M यानी मेटल आयंस स्लैश सॉलिड मैटर। तो अगर हम जिंक के लिए लिखें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज रिटन एज E0 जिंक आयन स्लैश जिंक और इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। अब ये इस तरह लिखना कंप्लीटली, तो इसको यूं लिखना चाहिए E0 जिंक आयन स्लैश जिंक, लेकिन इस तरह लिखने में चूंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है तो इसको आप इन शॉर्ट यूं भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट लाइक दिस, यानी सिंपली E0 लिखें और आगे ये वैल्यू लिख दें। तो जब टाइम हो तो हम इसको यूं लिखेंगे, लेकिन जब टाइम की शॉर्टेज होगी तो फिर हम इसे यूं लिख लेंगे। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, अगर टाइम कम हो तो फिर हम इसे यूं रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 0.34 वोल्ट, और जब टाइम की शॉर्टेज होगी देन हम इस वैल्यू को यूं लिख लेंगे। अब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट होगा। नो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन and electrode should be dipped in 1 molar solution of its ions। और अगर कोई गैस इन्वॉल्व है, अगर किसी गैस की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, देन हम उस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेंगे। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज फाइंड कैसे की जाती हैं? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं होती, ये वैल्यू रिलेटिव है। इसका मतलब है ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड चाहिए है, और स्टैंडर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को। द वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आर ऑब्टेन्ड बाय कंपैरिजन विद अदर एलिमेंट, एंड फॉर दिस पर्पज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज स्टैंडर्ड। अब जो हमारा स्टैंडर्ड है उसका नाम हमने रखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन शॉर्ट हम इसे कहेंगे SHE। SHE इज टेकन एज स्टैंडर्ड, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट ये हमने सपोज कर ली है। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 सपोज कर ली, और इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 ही रहेगा। तो आइदर इट इज रिडक्शन पोटेंशियल और इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट्स वैल्यू इज टेकन एज 0। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि दिस वैल्यू इज सपोज्ड टू बी 0। एक्चुअली इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, इसलिए हमने सपोज कर लिया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यू 0 होगी, और बाकी एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके फाइंड करेंगे। और ये वैल्यू कंपेयर करके हम किस तरह फाइंड करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।